गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि कल से आपकी ऑनलाइन क्लासेज चालू हो गई हैं। इन ऑनलाइन क्लासेज में हम पहले 11th का रिमेनिंग जो सिलेबस है वो कंप्लीट करा रहे हैं। कल आपको इक्विबीरियम की मैगजीन के द्वारा वीडियो प्राप्त हुई होंगी, परंतु हमने डिसाइड किया बेटाओ कि जितना जल्दी हो सके इस 11th के सिलेबस को हम कंप्लीट कर लें ताकि हमारी 12th की क्लासेज जल्दी स्टार्ट हो सके। इसलिए आज से आपको केमिस्ट्री की 2 वीडियो प्राप्त होंगी। इक्विबीरियम यानी सैम की वीडियो महेश जी आपको रेगुलर वीडियो डालेंगे और चैप्टर नंबर 6 यानी थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी की वीडियो मैं डॉक्टर मुकेश गुप्ता आपको रेगुलर वीडियो डालूंगा। तो बेटा दोनों वीडियो को आप कोशिश करें, ध्यान से देखें, समझने का प्रयास करें। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप फ़ोन से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनेमिक्स की यानी ऊष्मागतिकी। तो सबसे पहले तो बेटा हम बात कर लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स शब्द का अर्थ। तो थर्मोडायनेमिक्स शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है बेटाओ? 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला इसमें शब्द है थर्मस और इसका शाब्दिक अर्थ होता है ऊष्मा से। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? ऊष्मा। दूसरा शब्द है डायनेमिक्स और इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रवाह। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रवाह। अर्थात मैं थर्मोडायनेमिक्स का शाब्दिक अर्थ की हम बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है ऊष्मा का प्रवाह। क्या होता है बच्चों? ऊष्मा का प्रवाह। अब ये बात समझ में आने के बाद हम ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स को आसानी से परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा यानी डेफिनेशन की हम बात करें तो इसकी परिभाषा को हम निम्न प्रकार व्यक्त करते कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, क्या कहेंगे? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आ रही बात समझ में? ऊष्मा का ऊर्जा के विभिन्न रूपों में रूपांतरण एवं ऊष्मा गति के नियमों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? ऊष्मागतिकी कहलाती है। बात आ रही है बच्चों समझ में? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मा का ऊर्जा के विभिन्न रूपों में रूपांतरण एवं
ऊष्मा गति के नियमों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मा गतिकी कहते हैं। आ रही है बात समझ में बच्चों? अब हम बात करेंगे ऊष्मा गति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। किसकी बात करेंगे? ऊष्मा गतिकी के कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली या बिंदु। बेटा एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी आपके विषय वस्तु को पढ़ने से पहले उसमें कुछ विशेष शब्दावली का उपयोग किया जाता है। तो उस विषय वस्तु को पढ़ने से पहले हमें उन शब्दावली की जानकारी होना अति आवश्यक है। तो मैं इसका अध्ययन करने से पहले मैं इस लेसन के अंदर आने वाली कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली की जानकारी आपको दे रहा हूं। इस शब्दावली को हम देखें तो सबसे पहला आपके आता है तंत्र या निकाय, यानी सिस्टम। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा बेटाओ कि संपूर्ण ब्रह्मांड को ऊष्मा गति के अध्ययन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। संपूर्ण ब्रह्मांड की हम बात करें यानी कंप्लीट ब्रह्मांड को ऊष्मा गति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है तंत्र या निकाय और दूसरा भाग है वो होता है आपके परिवेश। आ रही है बात समझ में? तो पहले हम बात कर लेते तंत्र या निकाय की। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ब्रह्मांड का वह भाग, ब्रह्मांड का वह भाग जो ऊष्मा गतिकी के अध्ययन के लिए चुना गया हो। सॉरी, ब्रह्मांड का वह भाग जो ऊष्मा गति के अध्ययन के लिए चुना गया हो, निकाय या तंत्र कहलाता है। आ रही है बात समझ में? दूसरा होगा परिवेश। दूसरा क्या होगा? परिवेश। ठीक है, तो परिवेश किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे तंत्र या निकाय के अतिरिक्त, तंत्र या निकाय के अतिरिक्त ब्रह्मांड का शेष भाग, ब्रह्मांड का शेष भाग क्या कहलाता है बच्चों? परिवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवेश। आ रही है बात समझ? एक सिंपल सा उदाहरण लेकर हम इन दोनों की आपके व्याख्या करते हैं। माना कि आपने किसी पात्र में जल लिया, ठीक है, अब इस पात्र में आपने जैसे जल ले लिया, ये कोई पात्र है, ठीक है, अब माना कि आपने ऊष्मा गति के अध्ययन के लिए केवल इस पात्र और इसके उपस्थित जल को चुना, तो ये पात्र प्लस आपके जल, ये क्या कहलाएगा? निकाय। शाबाश। और इसके चारों तरफ का जो एनवायरमेंट है, चारों तरफ का ये जो वातावरण है, ये क्या कहलाएगा? परिवेश। यानी निकाय के अतिरिक्त शेष जो भाग होता है वो क्या माना जाता है? परिवेश माना जाता है। क्लियर बच्चों? चलो अब हम बात करते हैं निकाय यानी तंत्र के प्रकार। अगला टॉपिक है निकाय
या तंत्र के प्रकार। तो बेटा निकाय को दो आधारों पर वर्गीकृत किया गया। पहला हम वर्गीकरण देखेंगे वो होगा प्रावस्था के आधार पर। पहला वर्गीकरण किसके आधार पर? प्रावस्था के आधार पर। ठीक है, तो प्रावस्था के आधार पर ये निम्न दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के। कौन कौन से? पहला होता है समांगी निकाय। पहला कौन सा होता है? समांगी निकाय। तो बहुत सिंपल है, समांगी निकाय किसे कहेंगे? तो निकाय में उपस्थित, निकाय में उपस्थित पदार्थ जब समान प्रावस्था में हो, समान प्रावस्था में, यानी उनकी प्रावस्था जो है वो एक जैसी हो। ठीक है, या इसको दूसरे शब्दों में इस तरह भी हम कह सकते हैं कई बार कि उनका रासायनिक संगठन, उनका रासायनिक संगठन एक जैसा हो। यानी रासायनिक संगठन कैसा हो बेटा? समान हो। तो वो क्या कहलाता है? समांगी निकाय। जैसे कोई दो गैसों का मिश्रण ले लें, दो गैसों का मिश्रण कैसा होगा? समांगी निकाय, सॉरी समांगी, हाँ, निकाय। ठीक है, सेकंड विषमांगी निकाय। सेकंड क्या है? विषमांग। तो निकाय में उपस्थित पदार्थ भिन्न भिन्न प्रावस्था में हो। निकाय में उपस्थित पदार्थों की प्रावस्था कैसी हो बच्चों? भिन्न हो। ठीक है, या उनका रासायनिक संगठन भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाता है? विषमांगी निकाय। ठीक है, जैसे उदाहरण एक तो ले लिया आपने जल, और जल में आपने मिलाई बर्फ। तो दोनों की प्रावस्था अलग अलग है, यानी जल जो होता है वो कैसा होता है? लिक्विड, और जबकि बर्फ किसके रूप में होती है? सॉलिड के रूप में। तो इससे मिलकर बनने वाला निकाय कैसा होगा? विषमांगी निकाय। ठीक है, तो ये तो हुआ वर्गीकरण किसके आधार पर? निकाय में उपस्थित पदार्थ की प्रावस्था के आधार पर। ठीक है, सेकंड वर्गीकरण है वो है निकाय एवं परिवेश के मध्य। निकाय एवं परिवेश के मध्य द्रव एवं ऊष्मा के विनिमय के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण का आधार क्या है? कि निकाय और परिवेश के मध्य द्रव एवं विनिमय के आधार पर। ठीक है, तीन प्रकार के होते हैं। पहला है खुला निकाय। बहुत सिंपल बातें हैं, नाम से ही आप थोड़ा सा आसानी से इनको याद रख सकते। पहला निकाय कौन सा होगा? खुला निकाय। क्या कहेंगे हम? बहुत सिंपल, कि वह तंत्र, वह तंत्र या निकाय, वह तंत्र या निकाय, ठीक है, जिसमें निकाय एवं परिवेश के मध्य द्रव एवं ऊष्मा
दोनों का आदान प्रदान आदान प्रदान या विनिमय होता हो। ऊर्जा का और द्रव का आदान प्रदान या विनिमय होता हो, क्या कहलाता है? खुला निकाय। या हम शॉर्ट में कह सकते हैं वह तंत्र जो परिवेश के साथ, कैसे कहेंगे? वह तंत्र जो परिवेश के साथ ऊष्मा एवं द्रव दोनों का आदान प्रदान या विनिमय करता है, क्या कहलाता है? खुला निकाय। जैसे उदाहरण, खुले पात्र में रखा गर्म जल। आपने क्या किया बताओ? एक पात्र लिया, लेकिन पात्र के लिए शर्त है वो पात्र कैसा होना चाहिए? खुला, यानी किसी प्रकार की ढक्कन से ढका नहीं होना चाहिए, खुला पात्र। ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि इसमें आपने कोई पदार्थ ले लिया, तो आप देखेंगे कि इस खुले पात्र में से किसका द्रव एवं ऊष्मा का आसानी से निकाय एवं परिवेश के मध्य आदान प्रदान संभव है। यानी जैसे कि आपके खुले पात्र में आपने जल ले लिया, तो वो बाष्पीकरण के द्वारा परिवेश में जाएगा, जा सकता है, संघनन होकर वापस आ सकता है। ऐसे ही ऊष्मा है, ऊष्मा आपके ताप पर निर्भर करेगी, यानी निकाय का ताप अधिक है तो ऊष्मा निकाय से परिवेश की ओर जाएगी, और निकाय का ताप कम है तो परिवेश से ऊष्मा निकाय की तरफ आएगी। ठीक है, तो दोनों का विनिमय संभव है। सेकंड है बंद निकाय। सेकंड कौन सा है? बंद निकाय। तो वह तंत्र जो परिवेश के साथ केवल ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकता है, परंतु द्रव का नहीं। परंतु द्रव का नहीं, क्या कहलाता है? बंद निकाय। उदाहरण, बंद निकाय का उदाहरण, तो बंद पात्र में, अब पात्र कैसे लेंगे हम? बंद पात्र में रखा गर्म जल। ठीक है, वो ये पात्र लिया एक, अब इसको हम एक ढक्कन से बंद कर देते हैं। ठीक है, इसमें जल, तो अब हम देखेंगे यहां पर ऊष्मा का तो विनिमय संभव है, परंतु द्रव का विनिमय संभव नहीं है। ठीक है, तो एक चीज और यहां पर है कि जब आपके खुला निकाय था, तो इसकी मास की मैं बात करूं, ये आपके नॉट कांस्टेंट, यानी स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि आदान प्रदान से मास आपके प्रभावित होगा। इसकी हीट भी स्थिर नहीं रहेगी, क्योंकि ऊष्मा का लगातार आदान प्रदान। परंतु इसमें हम देखें तो इसमें मास जो है वो आपकी कांस्टेंट रहेगा, जबकि हीट नॉट कांस्टेंट, यानी हीट के मान में आपके परिवर्तन होगा। आ रही बात में? तो ये हुआ बेटा बंद निकाय। तीसरा है विलगित निकाय। तीसरा कौन सा है? विलगित निकाय।
तो देखिए, जैसा कि हम देख रहे थे ऊपर से, तीसरा कहा मैंने अब बिलगित ने कहा। तो वह तंत्र जो परिवेश के साथ द्रव एवं ऊष्मा दोनों का आदान प्रदान नहीं करता हो, दोनों का आदान प्रदान नहीं करता, यानी ना तो द्रव और न ही ऊष्मा का विनिमय हो, तो उसे क्या कहते हैं हम? बिलगित निकाय। उसे क्या कहेंगे? बिलगित निकाय। उदाहरण की हम बात करें तो उदाहरण होगा थर्मस में रखी चाय। चाय के लिए अपन थर्मस उपयोग करते हैं ना बेटा, बिलगित निकाय होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें आपके ऊष्मा का आदान प्रदान कम होने के कारण चाय गर्म बनी रहती है। परंतु यहां पर एक महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि कोई भी बिलगित निकाय पूर्ण आदर्श के रूप में नहीं हो सकता, यानी कुछ समय के लिए हम उसको बिलगित निकाय के रूप में बना सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूपेण आदर्श के रूप में बिलगित निकाय नहीं हो सकता। अब हम देखेंगे तो यहां पर आपके बंद पात्र के अलावा इसके चारों तरफ एक ऊष्मा अवरोधक परत, थर्मस में आप देखते हैं ना इस तरह। तो अब हम देखेंगे ना तो द्रव और ना ही ऊष्मा का इसमें से विनिमय हो, तो ऐसी स्थिति में इसके मास कांस्टेंट रहेगा और इसकी हीट जो भी है वो आपके कांस्टेंट रहेगी। आ रही है बात समझ में? तो बेटा, निकाय एवं परिवेश के मध्य द्रव एवं ऊष्मा के विनिमय के आधार पर ये तीन प्रकार के, खुला निकाय, बंद निकाय और बिलगित निकाय, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। हाँ तो बच्चों, अगला टॉपिक अपन बात करेंगे अब ऊष्मागतिकी अवस्था चर। क्या? ऊष्मागतिकी अवस्था चर। तो हम कहेंगे वे चर जो निकाय या तंत्र की अवस्था को दर्शाते हैं। बहुत सिंपल बात है, वे चर, या हम घटक कह दें, वे चर जो निकाय या तंत्र की, किसकी? निकाय या तंत्र की अवस्था को दर्शाते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं? ऊष्मागतिकी अवस्था चर कहलाते हैं। जैसे उदाहरण, ताप यानी टेम्परेचर, दाब यानी प्रेशर, आयतन वॉल्यूम इत्यादि, ये आपके ऊष्मागतिकी अवस्था चर कहलाते हैं। जैसे सामान्य हम बात करें, कोई आपने 10 ग्राम H2O लिया, ठीक है, माना कि इसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और इसका ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड और इस पे वॉल्यूम इसका आपके वही 10 ml, ठीक है। तो अब इसकी जो अवस्था होगी वो किसके रूप में होगा? वाटर के रूप में, यानी लिक्विड। परंतु इसका दाब 1 एटमॉस्फेयर, ताप हम कर देते हैं 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब हम देखें तो इसका आयतन वेरिएबल आ जाएगा आपके, यानी जितने लीटर का आपके पात्र, माना कि 10 लीटर का पात्र है तो उसमें इसकी वाष्प हो जाए, तो अब ये होगा गैसीय अवस्था में। आ रही है बात समझ में? किसमें होगा? गैसीय, यानी स्ट्रीम होगी ये क्या होगी? स्ट्रीम। इसी प्रकार दाब
एक एटमॉस्फेयर, ठीक है, परंतु हम ताप कर देते हैं -10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो अब इसका वॉल्यूम जो भी है लगभग वही रहता है, थोड़ी बहुत वृद्धि होती है। तो ये होगी आपकी आइस यानी बर्फ, ये होगा आपके सॉलिड अवस्था। आ रही बात समझ? तो ये कहलाते हैं आपके ऊष्मागत की अवस्था चर, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऊष्मागत की मात्रा। किसकी बात करेंगे? ऊष्मागत की मात्रा, ठीक है। तो जो वह मात्रा जो अवस्था चर पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? अवस्था चर पर निर्भर करती है, ऊष्मागत की मात्रा कहलाती है। वह मात्रा जो अवस्था चर पर निर्भर करती है, अवस्था चर पर निर्भर करती है, ठीक है, ऊष्मागत की मात्रा कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? ऊष्मागत की मात्रा कहलाती। जैसे आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी जो ऊर्जा को ही कहते हैं अपन, एवं गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा, एंट्रोपी अव्यवस्था की माप होती है, इत्यादि। ये सब क्या कहलाएंगे? आपके